अगर महिला एलिमनी मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, तब आप उसे दहेज में क्यों नहीं बोलते भाई? आप अगर महिला जो शादी से पहले मांग रखती है कि मेरे को पति जो है इतने लाख कमाने वाला चाहिए, उसका इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, इतनी गाड़ी होनी चाहिए, तभी बात करी जाएगी, उसको क्यों नहीं आप दहेज में काउंट करते? आप ये सोचिए देश के अंदर कि पुरुषों की हालत कहां तक ले आए। हमारे देश के अंदर कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर, कोई भी इस तरीके सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है पुरुषों के लिए। 70 करोड़ जनता पुरुषों की है। 70 करोड़ जनता के लिए कोई बजट नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप बात करते हैं कानूनों की, हम एक इक्वालिटी के लेके आज इतने कानून बना दिए गए, लगभग 52 कानून जो है जेंडर स्पेसिफिक है, केवल महिलाओं के लिए। आपके ऊपर 498 का केस चल रहा है, डीवी भी सेम एलिगेशन पे चल रहा होगा, सेम एलिगेशन पे मेंटेनेंस चल रहा है, सेम केसेस के ऊपर एलिगेशन के साथ में आपका डिवोर्स भी चल रहा होगा। ये तो कानून के अंदर प्रावधान है कि एलिगेशन के ऊपर दूसरे केसेस नहीं चलने चाहिए। आप इतने सारे केसेस चला किस ले रहे हो कि पुरुषों को हेरेस करो, और हेरेसमेंट इतनी करो कि आप 10 साल केसेस चला रहे हो लड़कों के ऊपर, उनका कैरियर तबाह कर रहे हो, उनके लाखों रुपए वकीलों की फीस जाती है, और आप महिला से 500 रुपये जुर्माना लगा रहे हो। तो ये मौकरी, ये जो मजाक बना रहे हैं, कौन किसका बना रहा है? ये तो प्रश्न जो इस तरह की जजमेंट पास कर रहे हैं उनके ऊपर। क्या लग रहा है अभी जो पुनीत खुराना का केस हुआ, इससे पहले अतुल सुभाष का केस हुआ, तमाम अतुल सुभाष जैसे केस दुनिया में देखे जा रहे हैं, जो मीडिया में आ रहे हैं उनकी तो जगह बन रही है, और जो मीडिया में नहीं आ रहे उनकी जगह नहीं बन पा रही। ऐसे केस आ क्यों रहे हैं? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, तो दहेज प्रताड़ना मतलब 498 के जो कानून है जब से आया है, और ये कई वर्षों से, मतलब आप ये देखेंगे, ये लगभग जब ये 2000 से जब चालू होता है, उसके बाद से हजारों ऐसे परिवार हैं जो इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। सही बात। और आपको आज जान के आश्चर्य होगा, हर 6.5 मिनट के अंदर एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है। अतुल सुभाष ये आज आपकी नज़रों में आ रहा है, ये मैं मान सकता हूँ, मगर जो हर 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या करता है, हर 6.5 मिनट के अंदर एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करता है। और ये ग्राफ जो है वो महिलाओं की सुसाइड से 3 गुना ज़्यादा है। 3 गुना। अगर आप देखेंगे 40,000 45,000 का जो रेशो था महिलाओं की सुसाइड का, वो पिछले 20 सालों से एक लगभग 40 से लेके 48,000 के बीच में घूम रहा है। मगर यही जो सुसाइड था पुरुषों का, आज बढ़कर 1,28,000 पहुँच गया। सही बात। और जो ये विवाहित पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है, एनसीआरबी का डाटा जो कहता है, वो है डोमेस्टिक इश्यूज। डोमेस्टिक इशू मतलब फैमिली के जो विवाद हैं, उनकी वजह से पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे पुनीत खुराना का केस हुआ या अतुल सुभाष का केस हुआ, तो अतुल सुभाष की सास और जो पुनीत खुराना की सास, इन दोनों के वर्ड्स एक मिले हुए जुले हुए दिखे, और उनके वर्ड्स वो ये थे कि तो कमज़ोर दिल के लोग थे, हमारी बेटियों ने या बहुएं या फिर जो मतलब जो ऐसे फॉल्स केसेस लगाने वाली वाइफ्स होती हैं, कसूर उनका नहीं होता, कसूर होता है आदमियों का, ये कमज़ोर दिल के होते हैं इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि पहले कि आखिर जो सुसाइड हो क्यों रहे हैं। ये जो अतुल सुभाष जिन्होंने सुसाइड किया है, जितने भी इन्होंने जुडिशरी और सिस्टम पे सवाल उठाए कि भाई किस तरीके से, कारण क्या था इसके सुसाइड किया, और इस तरीके से वो प्रताड़ित थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि अगर मैं मर जाऊं तो अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थि गटर में बहा देना। आप सोचिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश, जिसको लोकतांत्रिक देश के लिए हम लोग बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहाँ पर एक देश का नागरिक इस तरीके की लाइन बोल के, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए डूब मरने की बात है। आप ये सोचिए देश के अंदर कि पुरुषों की हालत कहाँ तक ले आए। हमारे देश के अंदर कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर, कोई भी इस तरीके सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है पुरुषों के लिए। 70 करोड़ जनता पुरुषों की है। 70 करोड़ जनता के लिए कोई बजट नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप बात करते हैं कानूनों की, हम एक इक्वालिटी के लेके आज इतने कानून बना दिए गए, लगभग 52 कानून जो है जेंडर स्पेसिफिक है, केवल महिलाओं के लिए। बात क्या करी गई थी? इक्वालिटी। इक्वालिटी का नारा देते हुए 52 कानून बना दिए, पुरुषों के लिए कुछ नहीं। हमारा देश आज यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, हमारी एनजीओ का नाम है मैन वेलफेयर ट्रस्ट। हम लोग सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के अंतर्गत हमारी 40 एनजीओ भारत देश में है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8882498498, जिसके अंदर हर महीने हमारे 6000 कॉल्स आती हैं। 6000 कॉल्स? हाँ जी। जो अभी तक लोग ये समझ रहे थे कि पुरुष आयोग बनाने से क्या होगा, और जो हमने तमाम वीडियोस आपको दिखा रहे हैं और हमारी वीडियोस वायरल भी हो रही हैं, उस वीडियोस में कुछ लोग कमेंट, कुछ जैसे महिला हो गई या कुछ पुरुष ही हो गए, 70% पुरुष ये भी कह रहे हैं कि पुरुष आयोग बनाना तो एक मजाक है, पुरुषों को तो कभी दर्द नहीं होता। जिन्होंने अपने मैन का जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है 6000। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये हम लोग जो हमारी एनजीओ है, ये 2005 से काम कर रही है।
हाँ और अब तक हमारे से 20 करोड़ से ज़्यादा पुरुष जुड़ चुके हैं, उन पुरुष और उनके परिवार हमसे जुड़ चुके हैं। हाँ 20 करोड़, तो ये संख्या बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। हम लोग इस चीज़ के लिए, पुरुषों की आवाज़ उठाने के लिए हर एमपीज़ के पास जाते रहते हैं, हर सेशन पे जाते हैं। अब तक करीबन मैं यहाँ पे 5-7 साल के अंदर करीबन नहीं तो करीबन 3 से 4 हज़ार बार एमपीओ से मिल चुका हूँ। हर एमपीज़ के पास में इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो पुरुषों के मुद्दों के ऊपर बात करें। कोई पुरुषों के लिए बात नहीं करना चाहता, वोट बैंक ही नहीं है। हाँ, वोट बैंक ही नहीं है। अभी हम एक कानून देख रहे थे, उसमें 377 का जिक्र हुआ था। अभी तक जो भारतीय न्याय संहिता से पहले इंडियन पिनल कोड चल रहा था, उसमें जैसे पुरुषों का रेप, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने भी पार्लियामेंट में बात उठाई थी, तो लोग कॉमेडी मीम्स बनाने लगे कि पुरुषों का रेप हो गया ये वगैरह वगैरह, और सिंपैथी महिलाओं के साथ जोड़ देते थे। इंडियन पिनल कोड में जब 377 था, तो पुरुषों का भी अगर कोई रेप कर लेता था तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता में धारा 377 में अगर पुरुषों का रेप भी हो जाए या ट्रांसजेंडर एलजीबीटी का भी रेप हो जाए तो उसके लिए कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। इक्वालिटी कहाँ बची? देखिए, मैं इस पे एक बात बोलना चाहूँगा। ऐसे बहुत से कानून थे जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिए, उनको हटा दिया, स्टक डाउन कर दिए। हाँ, जैसे 497 था हाँ, और 377 ने तो हमारी सरकार ने हटा दिया। हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया था 377 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो इच्छा से अगर संबंध बनाए जा रहे हैं तो उसको वो क्रिमिनलाइज ना किया जाए। हाँ, मगर यहाँ तो सरकार ने यही हटा दिया। सिर्फ एक ऐसा कानून था जो पुरुषों के साइड लेता था, उनके साथ यौन शोषण की बात को लेके, तो उसमें सजा का प्रावधान था। आपको एक जान के मैं बताऊँ, 2009 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का डाटा आया था, हाँ, जिसके अंदर 53.4 बॉय चाइल्ड जो बच्चे लड़के होते हैं उनके साथ यौन शोषण होता है, वो सर्वे में आया था 53.4 लड़कों के साथ। अब जब आप ये सर्वे में आ रहा है कि लड़कों के साथ यौन शोषण होता है, जैसे ही वो बड़ा हो जाता है उसके मान लिया जाता है, उसके साथ तो कुछ होता ही नहीं। आप डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है जिसके लिए आप बात करते हो, आप उसका डाटा देखेंगे, आज तक किसी को सजा नहीं हुई होगी तो एक आध किसी को। 498 की बात करेंगे, लगभग 86% जो है उसके अंदर सब लोगों को बरी हो जाते हैं। कन्विक्शन रेट 12-14% है अक्रॉस द इंडिया। अगर आप पूरी एवरेज देखेंगे तो 12-14% की है। तो आप ऐसे कानून के अंदर आप बात कर रहे हो जहाँ 10-10 साल तक आप ट्रायल चला रहे हो और सज़ा जो है वो बहुत कम लोगों को हो रही है। सही बात। ऐसी रेप के अंदर चार्ज है 376 का, उसमें 76% लोग जो है बेगुनाह पाए जाते हैं या उनको जितने उन पर आरोप मुक्त कर दिया जाता है। तो आप ऐसे कानूनों की बात कर रहे हैं जिसमें लोगों के लिए हैरेसमेंट बन गई है। अब हम बात करते हैं 498 सेक्शन ए की। अभी 498 सेक्शन ए हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे थे कि पुरुष ने, मतलब एक पति ने अपनी पत्नी को किसी के साथ अफेयर में रंगे हाथों एक रूम में देख लिया, तो उसकी पत्नी ने अपने पति से एक धमकी भरी बात कही और उसने कहा कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं तुम्हारे ऊपर 498 सेक्शन ए लगा दूंगी। पहली बात तो 498 सेक्शन ए क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ये दहेज प्रताड़ना का मुकदमा जो है ये बहुत पुराना है और ये चलता आ रहा है। इसमें पति के साथ साथ और किसी को भी लपेटा जा सकता है, अगर भाई को, माँ बाप को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दहेज प्रताड़ना के जो मुकदमे होते हैं हाँ, वो भी इस तरीके से हैं, जब आप कहते हो कि भाई अगर पति या उसके परिवार वालों ने मांग करी हाँ, तो उसको वो दहेज, उसके चलते जितनी भी यातनाएं या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है हाँ, उसके लिए वो कानून एक्ट में आता है। हाँ, मगर हमारे यहाँ चलन क्या है, आपका विवाद किसी भी चीज़ को लेके हुआ हो हाँ, वो 498 बना दिया जाता है। हाँ, सही बात, आपका लेके घरेलू हिंसा भी होगी तो भी 498 आ जाता है। बिल्कुल। और हालत ये है कि जैसी ये एफआईआर या कंप्लेंट आती है, हाँ, पूरा सिस्टम जो होता है वो केवल पुरुष और उनके परिवार के अगेंस्ट हो जाता है। ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आई तो उसके बाद से अरेस्ट बंद हो गया, वरना हम लोगों ने देखा है कि बस भर भर के रिश्तेदारों को अंदर करा जाता रहा। यहाँ तक कि घर के कुत्ते पे आरोप लग गया तो कुत्ते को भी जेल में डाल देते थे। तो इतना खतरनाक 498 सेक्शन है जनाब, ये चीज़ों का मिसयूज होता आ रहा था। मिसयूज। कारण क्या था, सिर्फ अपने एक स्कोर आगे करने के लिए या अपनी मांगों को बढ़ाने के लिए, भाई हम ज़्यादा ज़्यादा पैसे निकलवा लें, तो ये झूठे मुकदमे कर दिया जाता था और ये कर दिया जाता रहा। हाँ, अब आप यही बात अगर हम बात करें, अगर महिला एलिमनी मांगती है, हाँ, मेंटेनेंस मांगती है, तब आप उसे दहेज में क्यों नहीं बोलते भाई? सवाल है। आप अगर महिला जो शादी से पहले मांग रखती है कि मेरे को पति जो है इतने लाख कमाने वाला चाहिए, उसका इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, इतनी गाड़ी होनी चाहिए, तभी बात करी जाएगी, उसको क्यों नहीं आप दहेज में काउंट करते? सवाल है। आप एक बात बताओ, अगर कोई भी आप देखोगे पूरे भारतवर्ष में देखोगे ना, जितनी बेरोजगार महिला है वो शादी करने वाले कौन है? मर्द हैं। मगर कोई महिला किसी भी बेरोजगार पुरुष से शादी नहीं करेगी।
आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी शादी नहीं होने वाली। मैं अभी इसी से यहाँ जुड़ा, पे छोड़ो, गर्लफ्रेंड भी आपके साथ नहीं जाएगी सर। अभी एलिमनी का ही हम ये चीज़ देख रहे थे। एलिमनी एक टाइम पे इसलिए दी जाती थी कि जो महिला होती थी, या तो वो उस स्तर तक पढ़ी लिखी नहीं होती थी, या वो काम करने में कैपेबल नहीं होती थी, इसलिए एलिमनी इसलिए दी जाती थी कि वो बेरोजगार ना रहे। लेकिन हमें ये समझ नहीं आया अभी तक, हमने जितनी भी चीज़ें देखी, चाहे उसमें आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि महिला अगर कमाती है तो उसे नहीं मिलेगा एलिमनी, लेकिन एलिमनी तो तब भी मिल रही है कि करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए एलिमनी। सही है ये? महिला अगर कमा रही है तो उसे क्या जरूरत है एलिमनी की? देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ, 1 लाख करोड़ का बजट जो है महिलाओं के उत्थान के लिए है, ठीक है। और देश के अंदर जितने जुडिशरी चल रही है, आज 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो फैमिली कोर्ट्स का है। बिल्कुल। तो आप इतना पैसा आप महिलाओं के उत्थान के लिए लगा रहे हो, जाकर है। अगर वो कोर्ट के अंदर कह रही है कि मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है, तो आपका सपोर्ट सिस्टम वहाँ क्यों नहीं जाता उनको रोजगार देने के लिए? आप उनको सशस्त्र क्यों नहीं बना पा रहे? और ये सबसे बड़ी खामियां जो है अतुल सुभाष, बाकी सब केसेस में आप देखोगे, जुडिशरी जो है हमारे यहाँ की, मैं मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ कि बड़ा दुखद है कि हम जिसको कानून की देवी और ये सब बात कर रहे हैं, तो जुडिशरी को कितना ऊपर रखा जाता है। सही बात। उसके पास न्याय के लिए जाते हैं और वहाँ पर अन्याय ज़्यादा होता है। आप एक बार भी ये नहीं देखा जाता कि जब महिला कमा रही है, अच्छा खासा उसकी इनकम है, फिर आप उसे क्यों केसेस चलाए जा रहे हैं? आप इंटरटेन क्यों कर रहे हो? सही बात। दूसरी बात, आपके सेम एक ही एलिगेशन के ऊपर मल्टीपल केसेस चला दिए जाते हैं। आपके ऊपर 498 का केस चल रहा है, डीवी भी सेम एलिगेशन पे चल रहा होगा, सेम एलिगेशन पे मेंटेनेंस चल रहा है, सेम केसेस के ऊपर एलिगेशन के साथ में आपका डिवोर्स भी चल रहा होगा, और भी बहुत सारे केसेस चालू हो जाते हैं। तो आप, ये तो कानून के अंदर प्रावधान है कि एलिगेशन के ऊपर दूसरे केसेस नहीं चलने चाहिए। तो ये फैमिली कोर्ट में क्या चल रहा है? आप इतने सारे केसेस चला किस ले रहे हो कि पुरुषों को हैरेस करो, और हैरेसमेंट इतनी करो कि हर 6.5 मिनट में लड़का, देश का एक IIT का आप इतने पास आउट हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, हमारे पास IAS ऑफिसर हैं, कई सारे जुडिशरी ऑफिसर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, वो भी परेशान है। देश का हर बंदा छोटे छोटे तबके से लेके बड़े से बड़ा परेशान है। आखिर चाह क्या रहे हो? आप देश को आगे बढ़ाना चाहते हो या केसेस में फंसा रहना चाहते हो? अब एक लड़का जो है, उसने 26 साल में शादी कर ली, आप, उसका देश के लिए काम करने का समय था, झूठे केसेस हुए, 10 साल वो जेलों के अंदर या फिर बाहर बैठा है, जुडिशरी में ट्रायल की फेस कर रहा है, तो वो 10 साल जो उसके देश को देने का तो ख़त्म हो गया ना। अब वो क्या मिलेगा आपको इस चीज़ से? उसने क्या सीखा? कोर्ट के अंदर जाना सीखा, क्या करना है क्या नहीं करना, केवल हैरेसमेंट, और आखिर में जाके क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कर लिया। तो ये हमारे पूरे सिस्टम की फेलियर है। आप 498 के अंदर देखोगे, जितनी भी चार्जशीट पेश होती हैं, मैंने आज तक हज़ारों चार्जशीट पढ़ी हैं, किसी के अंदर भी एलिगेशन को लेकर स्पष्टीकरण नहीं होता, इसके लिए सबूत पाया गया या नहीं पाया गया। हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्ट। आप चार्जशीट पेश कर रहे हो मैकेनिकल वे में, एक घिसे पिटे फॉर्मेट से, हाँ। उसके अंदर लिख दिया जाता है कि आरोप पाया गया, अब कोर्ट देखेगा। क्यों देखेगा भाई? तेरे को तनख्वाह मिल रही है, तेरे को ट्रेनिंग दी गई, तूने क्यों नहीं पाया गया? सही बात। लड़कों का हैरेसमेंट यहाँ पे होता है, पूरे परिवार वालों को नाम हटा दो, नहीं तो इतने पैसे दो, वरना नाम नहीं हटाएंगे। उसके बाद वो बेचारा सारा परिवार जो है इसके हैरेसमेंट झेलता है, कोर्टों में धक्के खाता है। क्यों? क्योंकि देश का नागरिक है। किसी देश के अंदर ऐसे कोई कानून नहीं होंगे जो वर्ल्ड में इतने ज़्यादा मिसयूज होते होंगे, ये केवल हमारे देश के अंदर है। आप देश का हैप्पी इंडेक्स देखो कहाँ चला गया, क्यों गिर रहा है? क्योंकि 70 करोड़ जनता के लिए सरकार के पास समय नहीं है। हम किसी महिला के विरुद्ध नहीं है। हाँ, नहीं, ये हम अपने चैनल से भी बताना चाहेंगे कि मैन इशू उठाना किसी महिला के विरुद्ध नहीं जाता, और महिलाओं के लिए महिलाओं के इशू उठाना मैन के विरोध नहीं जाता। लेकिन हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपकी शादी होगी? नहीं सर, मैं सिंगल हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरा एक सवाल ये है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग महिलाओं के विरुद्ध नहीं हैं, और यहाँ पे जितने भी हमारे पास केसेस आ भी रहे हैं पुरुषों के, वो सारे कहीं ना, उनकी मदर्स भी आती हैं, उनकी बहनें भी आती हैं, उनकी भाभियाँ भी आती हैं, सब लोग आते हैं, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं। वहाँ पे सिर्फ एक महिला की बात हो रही है, यहाँ पे 3-3 4-4 महिलाएं होती हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पूरे परिवार की बात कर रहे हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं एक बाप और बेटे की। जिस तरीके से लोगों ने हाइप बना रखी है, और जो कि है भी, हम मानते हैं, सच है कि माँ जो होती है वो 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखती है और उसे बहुत पेन होता है। क्या बाप उनसे प्यार नहीं करता? अगर बाप प्यार करता है तो कानून बच्चे की कस्टडी देने से क्यों कतराता है बाप को? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है बहुत बड़ा कि आप एक बाप को ही भूल गए।
और उससे बड़ा बताऊँ आप क्या अपराध हो रहा है ये कोर्टों में, वो बच्चों के साथ हो रहा है। आपके मियाँ बीवी का कोई कलेश है, बच्चे ने क्या बिगाड़ा? सही बात। आप बच्चे को उसके परिवार से अलग कर देती हैं। यहाँ पे ऐसे हज़ारों केसेस हैं, हमारे जितने भारत में 40 चैप्टर्स हैं, हम लोग वहाँ पे हज़ारों केसेस हैं, बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं। वहाँ पे आए दिन बच्चे जो तड़पते हैं ना पिता, आप क्या बताया जाए। आप कोर्टों के अंदर ये हैरेसमेंट है, कोर्ट को डायरेक्शंस हैं कि आप 6 महीने के अंदर डिसाइड करो, और आप डिसाइड क्या करोगे? बाप तो कहला रहे हैं ना। आप कहते हैं कि मेंटेनेंस नहीं दोगे बच्चे से, बाप को नहीं मिलने देंगे। ये क्या आतंकवाद हुआ? इससे बड़ा क्या आतंकवाद होगा कि आप डिसाइड करोगे कि वो बच्चे से मिलने नहीं दिए जाए बाप को। वो बच्चे ने तो बेचारा क्या है उसको। आप ये जो इस तरीके से काम हो रहे हैं, मैं कहूँगा इससे बड़ा लीगल टेररिज्म, लीगल जेनोसाइड नहीं हो सकता। और ये लीगल एक्सटॉर्शन है तो सुप्रीम कोर्ट कहता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है मगर करता कुछ नहीं। हम मिनिस्टर से मिलते हैं कि आप इनके लिए बात करो, भाई देश में जानवरों, पेड़ पौधे सबके लिए आयोग है, मगर पुरुषों ने क्या बिगाड़ा? उनके लिए कुछ नहीं है। सही बात। अमिताभ बच्चन ने एक लाइन बोल दी थी, मर्दों को दर्द नहीं होता। जनाब आप बात तो करो, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। एनसीआरबी के डाटा में हम लोग इतनी उनसे बात करी, इतनी बार लेटर और आरटीआई लगी, तब जाके उन्होंने एक सेक्शन निकाला जिसमें उन्होंने सर्वे डालना चालू करा कि हस्बैंड, मैं तो ये बोलना चाहूँगा आप ये भी लिखाओ हस्बैंड मर्डर कितने हो रहे हैं। मतलब मर्डर हो रहे हैं तो मतलब जनाब लड़कों की बातें रखी नहीं जाती। वो दुर्भाग्य है, प्राइम न्यूज़ में नहीं आते, अखबारों में नहीं आते। कितने लड़कों को जला के मार दिया जाता है उनकी पत्नियों द्वारा, उनके प्रेमियों के द्वारा। वो उनको दूसरे इलिसिट रिलेशनशिप में पकड़ते हैं। उसके बाद में क्या होता है, दुनिया को पता ना लग जाए, वो उनके पति को मरवा देती है। बच्चों को माँ जो होती है अपने दूसरे प्रेमी के साथ में कुछ संबंध होते हैं, बच्चे देख लेते हैं, उनका मर्डर कर देती है माँ। तो एक माँ का रूप ये भी है। तो आप ये मत सोचिए कि हर लड़का राक्षस है, और ये भी नहीं कहा जा सकता हर लड़की जो है वो देवी है। ये जो मर्डर का जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ तक मैं ये जो चीज़ें समझ पाया हूँ अभी तक, मैंने आपसे जितनी बातें करी और जो मैंने पहले के भी केस कवर करे, उसमें मैं एक चीज़ समझ पाया कि मर्डर ना सोसाइटी भी कर रही है। सोसाइटी कैसे कर रही है कि एक सोसाइटी वो है जो ये कहती है, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, वो कहती है कि तुम अपनी बीवी को कमाने क्यों नहीं भेजते, जब तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी तो है। जब वो मर्द कमाने भेजता है तो एक सोसाइटी वो है जो उसे ताने देती है, अबे कैसा मर्द है अपनी बीवी को कमाने भेज रहा है। तो आपको भी लगता है कि सोसाइटी का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है हत्या, सुसाइड को करवाने में? देखिए मैं सोसाइटी को लेके तो एक बात बोलना चाहूँगा। ये शुरू से ही हमारे यहाँ पे ना कई सारे तरीके के वक्तव्य हैं जो चलते आ रहे हैं। इनको इनमें बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है, मगर उससे पहले बदलाव करने की ये ज़रूरत है कि आप क्या एक नारा बच्चों को बचपन से स्कूल में सिखाते आते हो ना, लड़का लड़की एक समान, तो उसको बराबरी से देखना चालू करो। सही बात। आप लड़के पे पैदा होते ही बोझ डाल दो, तूने घर संभालना है, तूने देश संभालना है। सर आप ये कैसे कह दोगे कि उसके क्या इच्छा है, उसके बारे में कौन बात करेगा? आपने कभी लड़के जाना ही नहीं क्या? आप एक आज हमारे समाज के अंदर एक बात करी जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा सबसे पहले मोदी सरकार लेकर आई थी। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट किसका होता है? लड़कों का। मगर आपने बात करी कि लड़कों को पढ़ाया जाए। आप बात कर रहे हो लड़कियों को साइकिल दी जाती है, लैपटॉप दी जाते हैं, टैबलेट बांटे जाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं बांटे जाते? सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट तो उनका हो रहा है। क्या आप उनके बारे में नहीं बात कर सकते? बेटी बचाओ की बात करते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि 2009 का वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री का डाटा था, लड़कों के साथ भी यौन शोषण होता है, मगर उनके लिए बारे में क्यों नहीं बात करी जाती? सर जिस तरीके से अभी हमने आपसे बातें करी, हमें एक चीज़ तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं जुडिशरी और हमारे जो कुछ लॉज हैं उनका मिसयूज़ तो हो रहा है। अब ये कहाँ तक रुकेगा? रुक भी सकता है या फिर खाली मीडिया में एक हाइप बन के रह जाएगी, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिलाओं वो जो डॉक्टर थी उसके लिए हाइप बन के रह गई? होगा कुछ? देखिए जी मैं आपको एक बात बोलूँगा कि हमारी जो जुडिशरी है उनके पास बहुत कुछ है करने को, उनके पास बहुत कुछ है करने को, अगर वो इच्छा शक्ति रखें तो। आप देखेंगे जैसे इनके पास केसेस आता है, इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, इनके पास इनहेरिटेंट पावर है कि वो कौन से केस को चलाना है, कौन से केस को बंद करना है, मगर उसके बाद में भी चलाते रहते हैं। जैसे मेंटेनेंस के केसेस को देख लेंगे आप, उनको पहले दिन से पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब इनकम एफिडेविट में साफ तौर पे कहा गया है, लिखा हुआ है कि कोई भी झूठ बोलेगा तो उसके ऊपर 193 सेक्शंस के अंदर, मतलब परजुरी के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप वर्ल्ड वाइड यूएस यूके की जजमेंट्स को आप देखोगे, आपको गिनी चुनी 3-4 मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर किसी की हिम्मत ही नहीं है
कि कोई कोर्ट के अंदर खड़ा होकर झूठ बोले या झूठा अपना शपथ पत्र जो है वहाँ पे सबमिट करे। मगर हमारे देश में क्या होता है, जैसी कुछ भी कोई झूठा आवेदन होता है बड़ा कॉमन है, कोई बात नहीं, आप महिलाओं को सजा क्या देते हैं, 500 रुपये जुर्माना, आप कोर्ट पे खड़े हो जाओ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ये सज़ा मिलती है। आप 10-10 साल केसेस चला रहे हो लड़कों के ऊपर, उनका कैरियर तबाह कर रहे हो, उनके लाखों रुपए वकीलों की फीस जाती है और आप महिला से 500 रुपये जुर्माना लगा रहे हो। तो ये मौकरी, ये जो मजाक बना रहे हैं, कौन किसका बना रहा है? ये तो प्रश्न जो इस तरह की जजमेंट पास कर रहे हैं उनके ऊपर जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक नहीं कर रहा कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है और जिसके ऊपर बात नहीं करी जाएगी तो ये आज ये मरा है, कल कोई मरेगा, हर 6.5 मिनट में मरते रहेंगे सर, कौन गिनता है? तो ये जो अंत है वो लाना सबसे पहले जुडिशरी के हाथ में है। आप सही समय पे कोई एक्ट नहीं लोगे तो क्या होगा? आपको पता है कि डीवी का केस कितने टाइम में ख़त्म करना चाहिए, मगर वो चल रहा है 10-10 साल, क्यों चल रहा है? अब कौन पूछेगा जज साहब से कि 10 साल क्यों चल रहा है? आप पूछोगे नहीं, ऐसी ज़िंदगी चलती रहेंगी। आज 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेज हैं, कल 10 करोड़ भी हो जाएंगे, कौन पूछेगा? हमारा टैक्स का पैसा, सबसे बड़ा टैक्स पेयर पुरुष है, हमारा टैक्स पेयर का पैसा जुडिशरी के पास जाता है और जुडिशरी हमारी लाइफ ही तबाह कर रही है। सही बात। क्या कर रही है? जिस ड्यूटी पे उनको बैठा है उनके हाथ में लोगों का भविष्य है, मगर हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है? कोर्टों के धक्के खाने में जा रहा है। हम यहाँ बैठ के आप देख रहे हो कितने लोग खड़े हैं, ये हर हफ्ते की कहानी है, हर देश में 40 शहरों की कहानी है और ऐसी कई NGOs होंगी जो ये काम कर रही हैं। आप सोचो कि क्या हो रहा है देश के अंदर। पुरुष कहाँ जा रहा है? वो अपनी बात रखने के लिए हर जगह परेशान है। कोर्टों, पुलिस के पास जाता है, वो कहते हैं कानून नहीं है। कोर्टों में जाता है, कोर्ट कहते हैं कानून नहीं है। मीडिया के पास जाता है, वो मजाक बना रहे होते हैं। आम जनता के पास जाता है, वो मजाक बना रहे होते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरीके से हमने इन लोगों से बातें करवाई, ये मैन ऑर्गेनाइजेशन से हैं और हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, अभी तक जो हमने इनसे बातें करी और समझी कि सच्चे में जो पुरुष हैं उनके लिए कोई भी कानून नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने सुसाइड को मर्डर बताने की कोशिश करी, जिसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, जुडिशरी भी इन्वॉल्व है और तमाम ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो पुरुष के सुसाइड को नज़रअंदाज करते हैं, जो मजाक बनाते हैं, पुरुष आयोग का मजाक बनाते हैं। फिलहाल आपको इन वीडियो से क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।